स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट लेविसी पर। आज की वीडियो में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। आपके PA/SA के एग्ज़ाम में यहाँ से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जितने भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे अगर आप उनको अच्छे से करते हैं तो वो 10 के 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। बाकी आपने इन क्वेश्चंस के बने बनाए नोट्स लेने हैं तो आप बुक ले सकते हैं, नाम है इसका क्वेश्चन ओशियन बुक। जितने भी क्वेश्चंस हम वीडियोस में कर रहे हैं वो आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। MCQ फॉर्मेट में वो सभी क्वेश्चन रहेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए इससे बेहतर बुक आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा GDS to MTS के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप GDS to MTS बुक ले सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, 2 सालों के क्वेश्चन पेपर भी साथ में रहेंगे, साथ में डिपार्टमेंट का थ्योरी सिलेबस रहेगा। फिर साथ में आप इसके भी क्वेश्चन ओशियन बुक ले सकते हैं क्योंकि MTS के टॉपिक जो भी हैं वो इस बुक में कवर है, यानी कि टॉपिक वाइज इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए भी ये बुक फ़ायदेमंद रहेगी। पोस्टमैन मेल गार्ड की बुक में भी आपको 2 सालों के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद PA/SA सिलेबस की बुक मिल जाएगी। 2023 के PA/SA के फुली सोल्ड क्वेश्चन पेपर्स की बुक आपको मिल जाएगी। या फिर आपने और अच्छे से तैयारी करनी है तो क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज की वीडियो में रूल नंबर 1 से लेके 15 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कोशिश करना रूल नंबर अगर याद हो सकें तो कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 सालों से, ठीक है, अभी 2023 और 22 में जो एग्ज़ाम हुए बहुत सारे रूल नंबर्स पूछे जा रहे हैं। वो वॉल्यूम 7 से भी, 6 से भी, फॉरेन पोस्ट मैनुअल से भी, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 से, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से भी पूछे जाते हैं। तो कर लेना, जहाँ तक हो सके आपको याद कर लेने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, क्वेश्चन बोलने के बाद आप वीडियो को रोक सकते हैं। रोकने के बाद ऑप्शंस में से आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा लगता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन and its detailed regulations are applicable throughout the पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 हम कर रहे हैं। तो इसमें जिसने थ्योरी अच्छे से किया उसको ये क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ आएंगे। यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन जिसने थ्योरी समझी है वो अच्छे से इनको समझ लेगा। यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन और जो इसके डिटेल्ड रेगुलेशंस हैं, विस्तृत नियम हैं, किस पर पूरी तरह से लागू होते हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, C आ जाएगा। इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस और लेटर पोस्ट सर्विसेज के ऊपर ये लागू होते हैं और जितने भी सदस्य देश हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के, उन सभी के लिए ये बाध्यकारी होते हैं। यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन और उसके जो डिटेल्ड रेगुलेशंस हैं वो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में आने वाले सभी सदस्य देशों को मानने होते हैं। और ये किसके लिए एप्लीकेबल होंगे, इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस और लेटर पोस्ट सर्विस के लिए। C ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Colored bar edges envelopes are reserved for airmail correspondence। रंगीन बार किनारों वाले लिफाफे हवाई पत्राचार के लिए आरक्षित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसे एनवल्प जिनकी एजेस या जिनके किनारे कलर्ड बार्स वाले हैं, रंगीन बार वाले हैं, वो किसके लिए आरक्षित रहेंगे, हवाई पत्राचार के लिए आरक्षित रहेंगे। A ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। ऑन अ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल पोस्टेज स्टैम्प्स और पोस्टल फ्रैंकिंग इम्प्रेशंस अप्लाई टू बिच कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड। किसी विदेशी डाक लेख पर डाक टिकट या पोस्टल फ्रैंकिंग इम्प्रेशन पता पक्ष के कहाँ पर लगाई जानी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर आपके पास D आ जाएगा, इन दी टॉप राइट हैंड कॉर्नर। तो जैसे इंलैंड पोस्टल आर्टिकल्स के ऊपर हमने किया कि डाक टिकट आपने कहाँ पे लगाने हैं, तो वहाँ पे भी क्या आता है, राइट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर लगाए जाते हैं।
फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स के ऊपर भी जो डाक टिकट लगाए जाएंगे दाहिनी तरफ ऊपर के कोने में लगाए जाएंगे। या अगर आप पोस्टल फ्रैंकिंग इम्प्रेशंस का यूज़ करते हैं तो यहाँ से एक और ही क्वेश्चन बन जाता है कि क्या आप फॉरेन आर्टिकल्स के लिए पोस्टल चार्जेस या डाक शुल्क का भुगतान करते समय पोस्टल फ्रैंकिंग इम्प्रेशंस का यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जो फ्रैंकिंग इम्प्रेशन होंगी कहाँ पे लगाई जाएंगी? इन दी टॉप राइट हैंड कॉर्नर, दाहिनी तरफ ऊपर के कोने में लगाई जाएंगी। बट आर दी कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स, विदेशी डाक लेखों की श्रेणियां कौन सी हैं? अब पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में हमने क्या कि जो डाक वस्तुएं होती हैं उसकी उनकी 10 श्रेणियां हैं। अब 10 श्रेणियां कौन सी हैं वो आगे हम करेंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आ जाएगा। लेकिन वो केवल बात है इनलैंड पोस्टल आर्टिकल्स के बारे में, अंतर्देशीय डाक वस्तुओं के बारे में। जो फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स होते हैं उनकी केवल 2 ही श्रेणियां हैं। 2 श्रेणियां कौन सी हैं? एक लेटर पोस्ट है, दूसरी पार्सल पोस्ट है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। अब फॉरेन पोस्ट में भी डाक वस्तुएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन उनको केवल 2 ही श्रेणियों में विभाजित किया है, लेटर पोस्ट और दूसरी है पार्सल पोस्ट। लेटर पोस्ट में कौन कौन सी डाक वस्तुएं आती हैं आगे हम करेंगे, क्वेश्चंस में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। पोस्टल सर्विसेज विच डू नॉट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ इनलैंड पोस्ट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? ऐसी डाक सेवाएं जो अंतर्देशीय डाक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आएंगी? करेक्ट आंसर क्या आएगा? ये तो फॉरेन पोस्ट की डेफिनेशन है। फॉरेन पोस्ट की डेफिनेशन क्या है? द टर्म फॉरेन पोस्ट अप्लाइज टू द पोस्टल सर्विसेज विच डू नॉट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ इनलैंड पोस्ट। तो ऐसी सेवाएं जो अंतर्देशीय डाक की परिभाषा में नहीं आती हैं उनके ऊपर कौन सी टर्म अप्लाई होती है? फॉरेन पोस्ट टर्म अप्लाई होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विच आर दी कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स? तो अभी हमने क्वेश्चन किया कि विदेशी डाक वस्तुओं की 2 श्रेणियां होती हैं। 2 श्रेणियां कौन कौन सी आ जाएंगी? एक आपकी लेटर पोस्ट और दूसरी क्या आ जाएगी? पार्सल पोस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन APPU? भारत जो है APPU में कब शामिल हुआ? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। इसमें भी 2-3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। कब इसकी स्थापना हुई, कब इसकी शुरुआत हुई और कब भारत एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में ज्वाइन हुआ? करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन गिव्स स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन निम्नलिखित में से किस सदस्य के लिए विशेष व्यवस्था देता है? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल सभी को देता है। तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो इन स्पेशल अरेंजमेंट्स के तहत क्या किया जाता है? जो पोस्टल आर्टिकल्स होते हैं उनके एक्सचेंज के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां निर्धारित की जाती हैं। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या करता है? स्पेशल अरेंजमेंट्स या व्यवस्थाएं आपको प्रोवाइड करता है। किन देशों के साथ? भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ, क्योंकि ये क्या है? हमारे पड़ोसी देश हैं, नज़दीक के देश हैं। तो इनके साथ जो डाक के आदान प्रदान की व्यवस्थाएं हैं या परिस्थितियां हैं वो अनुकूल हैं, यानी कि वो ज़्यादा आसानी से आप डाक वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फॉरेन आर्टिकल्स में नोट बी प्रीपेड विद द इम्प्रेशन ऑफ अ फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन की शाप के साथ विदेशी डाक वस्तुओं का भुगतान आप नहीं कर सकते। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया कि आप फ्रैंकिंग इम्प्रेशन के माध्यम से भी डाक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। और जो फ्रैंकिंग इम्प्रेशन है वो कहाँ पे लगाई जाएगी? राइट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर लगाई जाएगी। बट इज ए फुल फॉर्म ऑफ APPU, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी आपके पास?
सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। एशिया नहीं है, एशियन है, पैसिफिक पोस्टल है, पोस्ट नहीं है आगे यूनियन। याद रखना अच्छे से, बहुत कन्फ्यूज़न होता है, गलतियाँ यहीं पे छोटी छोटी चीज़ों पे गलतियाँ कर देते हैं। एशियन पैसिफिक, कई क्या होता है कई बार ऑप्शन में जैसे यहाँ पे दिया होगा एशिया पैसिफिक पोस्ट दिया हो सकता है, इस तरह से दिए होते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ने होते हैं। A green label on address side with black letters medicament urgent wearing a symbol in which color। अति आवश्यक दवाइयों वाले लेखों पर काले अक्षरों के साथ पते की ओर हरे रंग का एक लेबल होता है, उस लेबल में बना प्रतीक किस रंग का होगा। इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, काले रंग का होता है, ब्लैक कलर का होता है। अब जब भी डाक के माध्यम से फॉरेन पोस्ट में अति आवश्यक कोई भी दवाई भेजी जाती है तो उसमें क्या होता है, उसमें एड्रेस साइड जिस तरफ प्राप्तकर्ता का पता लिखा होता है, प्राप्तकर्ता का पता जिस तरफ लिखा होगा उस तरफ एक ग्रीन कलर का लेबल लगा होता है। उस ग्रीन कलर के लेबल के ऊपर काले अक्षरों में ये वर्ड्स लिखे होते हैं मेडिसमेंट अर्जेंट, और साथ में एक सिंबल बना होता है। हमें क्या बताना है, वो सिंबल किस कलर का होता है, वो भी ब्लैक कलर का होता है, उसके ऊपर लिखे गए लेटर भी ब्लैक कलर के होंगे, वो सिंबल भी ब्लैक कलर का होगा, और लेवल की बात करें तो लाइट ग्रीन कलर का ये होता है। How many members are there in Asian Pacific Postal Union? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में कितने सदस्य देश हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोरिया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे देश हैं जो आपको याद करने हैं, याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा। कितने देश हैं? टोटल 32 देश हैं जो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हिस्सा है। वो देश आपको सारे के सारे याद करने पड़ेंगे अच्छे से। इस तरह से पढ़ लेना कि जब एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप उन 3 देशों को पहचान सकें जो ऑप्शंस में आपके पास होंगे कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हिस्सा हैं। Which of the following are members of Asian Pacific Postal Union? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के सदस्य देश कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोरिया, उपरोक्त सभी हैं। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। बट इज ए फुल फॉर्म ऑफ यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का, ठीक है। तो ये मैंने आंसर बता दिया कि यूपीयू की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन आ जाएगी। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, ठीक है। इसमें भी ध्यान रखना, यूनिवर्स नहीं है, यूनिवर्सल है, पोस्ट नहीं है, पोस्टल है, यूनियन, ठीक है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन स्पेलिंग के साथ इसको याद रखना है। While addressing a foreign or postal article, then address should be written in which of the following? किसी विदेशी डाक लेख को संबोधित करते समय पता निम्नलिखित में से किस में लिखा जाना चाहिए। तो जब भी किसी फॉरेन पोस्टल आर्टिकल के ऊपर आप पता लिखेंगे, कैसे लिखा जाता है, तो ये हम इनलैंड पोस्ट में भी करते हैं कि आपने फॉरेन कंट्री के लिए कोई आर्टिकल भेजना है, उसके ऊपर एड्रेस कैसे लिखा जाएगा, रोमन लेटर्स और अरबिक फिगर्स में लिखा जाता है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी आपके पास? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फिगर्स और न्यूमेरियल्स सेम चीज़ है, रोमन अक्षरों और अरबी अंकों में ये पता लिखा जाएगा। व्हेन वाज द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 9 अक्टूबर 1874। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Which of the following can be sent at a reduced rates of postage charges? निम्नलिखित में से किसे डाक शुल्क की कम दरों पर भेजा जा सकता है? अब ये डाक शुल्क की कम दरें क्या होती हैं? कुछ ऐसी डाक वस्तुएं होती हैं जिनको डाक से अगर आप भेजते हैं तो पोस्टेज चार्जेस में आपको छूट दी जाती है, यानी कि उसमें कुछ परसेंटेज की छूट हो सकती है, जैसे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हैं, या फिर उसमें आपसे चार्जेस लिए ही नहीं जाएंगे, जैसे ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। प्रिंटेड पेपर, न्यूज़पेपर और ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट को डाक के माध्यम से क्या होता है, आपसे चार्जेस जो लिए जाने थे एक्चुअल में उससे कम चार्जेस लिए जाते हैं, यानी कि चार्जेस में आपको छूट दी जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। एयर मेल्स प्रीपेड विद फॉरेन स्टैम्प्स आर हैंडेड ओवर सेपरेटली विद विच ऑफ द फॉलोइंग?
विदेशी टिकटों के साथ प्रीपेड एयरमेल को निम्नलिखित में से किसके साथ अलग से सौंपा जाना चाहिए। तो ये किसके संबंध में आर्टिकल है, जो हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल जो अगर आप बोर्ड शिप्स के समुद्री जहाज़ों में पोस्ट करते हैं, अगर उनमें डाकघर प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो अगर किसी भी आर्टिकल को आपने बोर्ड शिप के ऊपर पोस्ट किया और उसके ऊपर जो स्टैंप्स लगाई हैं वो फॉरेन स्टैंप्स हैं, यानी कि विदेशी किसी देश के डाक टिकट लगाए हैं, तो इस तरह के आर्टिकल को AV2 स्टेटमेंट के साथ आपने प्रस्तुत करना होता है। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देयर इज नो क्लास ऑफ आर्टिकल्स इन सरफेस पोस्ट कोरस्पॉन्डिंग टू एरोग्राम्स। सरफेस पोस्ट या सतह डाक में एरोग्राम्स के अनुरूप लेखों का कोई भी वर्ग नहीं है। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, यह आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब फॉरेन पोस्ट में क्या होता है, जो आर्टिकल होते हैं उनके समरूप कोई ना कोई आर्टिकल इनलैंड पोस्ट में होता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, अंतर्देशीय डाक में आपके पास एक सर्विस होती है बुक पोस्ट, उसी तरह से फॉरेन पोस्ट में इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कैटेगरी है वो कौन सी है, प्रिंटेड पेपर है। उसी तरह से अगर इनलैंड पोस्ट में ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है, फॉरेन पोस्ट में भी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होते हैं, लेकिन जो एरोग्राम होते हैं फॉरेन पोस्ट में, इनकी कोई भी कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरी या इनके समरूप कोई भी लेख सतह डाक में देखने को नहीं मिलेगा। इनके जो एरोग्राम्स होते हैं इनको स्पेशली किसके लिए बनाया जाता है, हवाई मार्ग के माध्यम से प्रसारित करने के लिए बनाया जाता है। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। India Post Note refused to accept registered articles to foreign countries addressed to post box number without other particulars। भारतीय डाक अन्य विवरण के बिना पोस्ट बॉक्स नंबर को संबोधित विदेशी देशों के लिए पंजीकृत लेखों को स्वीकार करने से इनकार नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। क्या बोला गया है कि मान लीजिए फॉरेन कंट्री के लिए आपने एक आर्टिकल भेजना है, उसको सिक्योर क्या किया गया है, पोस्ट बॉक्स नंबर का पता देकर भेजा गया है, अदर कोई भी उसमें विवरण शामिल नहीं है। तो इस तरह के आर्टिकल को भी भारतीय डाक के माध्यम से पंजीकृत लेख के रूप में पोस्ट किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। लेकिन इस तरह के आर्टिकल का फॉरेन पोस्ट में क्या डिस्पोजल होगा, क्या निपटान होगा, क्या वो इसका वितरण करेंगे या नहीं करेंगे, क्या वो उसको वापस भेजेंगे, रिटर्न कर देंगे, तो वो आगे वाली बात है। उस चीज़ के लिए पोस्ट ऑफिस जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल फॉरेन कंट्री को संबोधित करते हैं बिना किसी अन्य विवरण के, केवल पोस्ट बॉक्स नंबर देकर, तो इस तरह के आर्टिकल को फॉरेन पोस्ट में स्वीकार कर लिया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पोस्ट कार्ड हैविंग स्टैम्प्स अफिक्स्ड ऑन बैक मे बी ट्रीटेड एज। उस पोस्ट कार्ड को क्या माना जाएगा जिसके पीछे डाक टिकट चिपके हुए हों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। उसे अनपेड पोस्ट कार्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा। सरफेस पोस्टेज रेट इज सेम फॉर ऑल डेस्टिनेशन एक्सेप्ट फ्यू। कुछ देशों को छोड़कर बाकी सभी के लिए भूतल डाक दर एक समान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जो सरफेस पोस्टेज रेट है किसी पर्टिकुलर क्लास के आर्टिकल्स के लिए पत्र डाक में, ठीक है, केवल लेटर पोस्ट में, वो सभी डेस्टिनेशन कंट्रीज के लिए एक समान है, सिवाय कुछ एक जो नज़दीकी कंट्रीज हैं उनको छोड़कर। अब इसका क्या अर्थ हो जाएगा, मान लीजिए भारत से आप आर्टिकल भेजते हैं, एक ये फॉरेन कंट्री है, एक ये फॉरेन कंट्री है। अब ये जो फॉरेन कंट्री है दूसरी कंट्री की तुलना में अधिक दूर है। अब जब यहाँ से भारत से आप एक आर्टिकल भेजेंगे, कौन सा आर्टिकल, वो पत्र डाक का होना चाहिए। पत्र डाक में कौन कौन से आर्टिकल आ जाते हैं, उसमें लेटर आ जाते हैं, पोस्ट कार्ड आ जाते हैं, प्रिंटेड पेपर, एरोग्राम, न्यूज़पेपर, स्मॉल पैकेट, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, ये सभी लेटर पोस्ट में आ जाते हैं। अब मान लीजिए आपने क्या किया, एक लेटर भेजा। अगर सतह डाक के माध्यम से आप दोनों देशों को भेजते हैं तो एक समान, अगर उनका वेट समान है, अगर दोनों लेटर हैं तो चार्जेस दोनों कंट्रीज़ को भेजने के लिए एक जैसे ही लगेंगे। यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसके कोई मायने नहीं है, ठीक है। तो सतह डाक के माध्यम से जो आप
कोई भी लेटर पोस्ट आर्टिकल भेजेंगे तो उसमें आपके जो चार्जेस होंगे वो सभी डेस्टिनेशन कंट्रीज़ के लिए एक समान रहेंगे, सिवाय कुछ नज़दीकी देशों को छोड़कर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। पोस्ट कार्ड हैविंग स्टैम्प्स ऑन बैक साइड आर ट्रीटेड एज, पोस्ट कार्ड जिसमें डाक टिकट पीछे की तरफ होते हैं उन्हें किस रूप में माना जाता है? तो ये अभी हमने क्वेश्चन किया ऊपर कि ऐसा पोस्ट कार्ड जिसमें डाक टिकट आपने बैक साइड लगा दिए हैं, यानी कि डाक शुल्क का भुगतान तो आपने किया लेकिन जो डाक टिकट लगाए वो बैक साइड पे लगा दिए, उसको क्या माना जाएगा? अनपेड पोस्ट कार्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा। 24 की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Small packets, blind literatures, postcards not come under the term of letter post. Small packet या फिर अंध साहित्य पैकेट या पोस्ट कार्ड, ये सभी पत्र पोस्ट की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसका करेक्ट आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। गलत बात है, फॉल्स है। लेटर पोस्ट में क्या क्या आ जाता है आपके पास? इसमें आपके लेटर आ जाएंगे। याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू में ही हमने क्वेश्चन किया कि फॉरेन पोस्ट में आर्टिकल्स को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 2 श्रेणियों में, एक लेटर पोस्ट और दूसरी कौन सी है? पार्सल पोस्ट। पार्सल पोस्ट जो कैटेगरी है उसमें केवल पार्सल आते हैं, बाकी जितनी भी डाक वस्तुएं आपको फॉरेन पोस्ट में मिलेंगी, यानी कि जैसे लेटर आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपके पास पोस्ट कार्ड आ जाएंगे। लेटर कार्ड नहीं आएंगे, लेटर कार्ड जो है वो इनलैंड पोस्ट में ही यूज़ होते हैं। पोस्ट कार्ड के बाद आपके प्रिंटेड पेपर आ जाएंगे, फिर अब बात करें न्यूज़पेपर आ जाएंगे, स्मॉल पैकेट है, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है, एरोग्राम है, ये सभी किस में आ जाएंगे? लेटर पोस्ट टर्म में आ जाएंगे, पत्र डाक की श्रेणी में आ जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। Which of the special services foreign post have uniform rate at all destinations? विदेशी डाक की किस विशेष सेवा की दर सभी गंतव्यों पर एक समान होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। तो जैसे आप फॉरेन कंट्रीज़ के लिए कोई भी आर्टिकल भेजते हैं, अब अलग अलग 2 देशों के लिए आप भेजेंगे, उनका डिस्टेंस अलग अलग होगा, लेकिन उनके ऊपर लगने वाले रजिस्ट्रेशन चार्जेस, उनके साथ भेजने के लिए एक्नॉलेजमेंट, फॉरेन पोस्ट में एडवाइस ऑफ डिलीवरी से कहा जाता है, इंश्योरेंस के चार्जेस, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग प्रेजेंट में नहीं है लेकिन वो भी याद रखना, लेट फीस, ये सारी चीज़ें सभी गंतव्य देशों के लिए क्या रहती हैं? एक समान रहती हैं। तो 26 की डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो विदेशी डाक में क्या होता है? पंजीकरण, पावती, बीमा, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, लेट फीस, इन सभी के चार्जेस सभी गंतव्यों के लिए एक समान रहेंगे। यानी कि आपने किसी भी देश के लिए आर्टिकल भेजना है, रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं तो चार्जेस जो है वो एक समान रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। Exchange of items not letter post with UPU countries is governed by the यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन देशों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? यह आ जाएगा रेलेवेंट एग्रीमेंट ऑफ APPU, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के प्रासंगिक समझौते के द्वारा, स्पेशल बायलेटरल एग्रीमेंट, रेलेवेंट एग्रीमेंट ऑफ APPU, फिर उसके बाद पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट आ जाएगा, फिर उसके बाद कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं। अब आपने ये ध्यान रखना किन देशों के साथ या सभी देशों के साथ, मतलब अलग अलग उसमें आ जाएगा कि एक्सचेंज जो किया जाता है कि किसी भी डाक वस्तु का वो किस समझौते के तहत किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट है, बायलेटरल पोस्ट एग्रीमेंट है, रिलेवेंट एग्रीमेंट ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन है। तो इस तरह के जितने भी एग्रीमेंट हैं या जितने भी समझौते हैं उन सभी को आपने याद रखना है कि कौन सी डाक वस्तु का आदान प्रदान किस समझौते के तहत किया जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में जितने भी सदस्य देश हैं उनके साथ डाक वस्तुओं का आदान प्रदान किसके द्वारा नियंत्रित होता है, लेकिन पत्र को इसमें शामिल नहीं किया गया है। क्या पत्र को छोड़कर, पत्र पोस्ट को छोड़कर बाकी वस्तुओं का आदान प्रदान यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सदस्य देशों के साथ किसके द्वारा नियंत्रित होता है?
तो 27 की सही ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगी, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के प्रासंगिक समझौते के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट होगी। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के देश हैं, लेकिन आदान प्रदान जो किया जाएगा वो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के रिलेवेंट एग्रीमेंट के आधार पर किया जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, यूपीयू के प्रासंगिक समझौते द्वारा गलत है, एपीपीयू के प्रासंगिक समझौते के द्वारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। द हेडक्वार्टर ऑफ यूपीयू इज सिचुएटेड एट, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? ये आ जाएगा वर्न स्विट्जरलैंड में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विच अमंग द फॉलोइंग इज हेडक्वार्टर ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, निम्नलिखित में से कौन सा एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? ये आ जाएगा बैंकॉक थाईलैंड है। सी ऑप्शन करेक्ट होगी। एड्रेस ऑफ एड्रेसी रिटर्न ऑन, लेख के प्राप्तकर्ता का पता जो है वो कहाँ पर लिखा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? डी आ जाएगा। ठीक है जी, कहाँ पर लिखा जाता है? राइट हैंड साइड लेंथ वाइज लिखा जाएगा। ठीक है, तो जैसे सेम हम इनलैंड आर्टिकल्स के बारे में करते थे उसी तरह से फॉरेन पोस्ट आर्टिकल्स के बारे में भी आ जाएगा। फॉरेन पोस्ट में जब भी आप कोई आर्टिकल भेजेंगे या लेटर भेजेंगे तो उसमें जो डाक शुल्क का भुगतान किया जाएगा, भुगतान के लिए डाक टिकट या फ्रैंकिंग इम्प्रेशन इस वाले कोने में लगेंगे। फिर उसके बाद जो एड्रेस लिखा जाएगा वो राइट हैंड साइड लेंथ की तरफ, यानी कि आर्टिकल की ये क्या होगी? लेंथ होगी। इसके अनुसार लंबाई के अनुसार, यानी कि लंबाई के पैरेलल एड्रेस जो है प्राप्तकर्ता का वो लिखा जाएगा। A foreign article can be withdrawn from post or alter its address, विदेशी लेख को डाक से वापस लिया जा सकता है या उसके पते में परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने कोई भी फॉरेन आर्टिकल भेजा है, आर्टिकल भेजने के बाद आप उसको डाक से निकालना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि उसका वितरण प्राप्तकर्ता को किया जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप क्या चाहते हैं? उसके पते में परिवर्तन करना चाहते हैं। आपने आर्टिकल भेजा राम के लिए, आप चाहते हैं उसको शाम के लिए भेजना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप उसके एड्रेस में भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या कंडीशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। 31 की करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी। If there is a suspension in any service, then which charges may be refunded to sender? यदि किसी देश के लिए कोई सेवा निलंबित हो जाती है तो कौन से शुल्क प्रेषक को वापस किए जा सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? अब किस चीज़ के बारे में बात की गई है पहले वो समझते हैं कि मान लीजिए क्या करते हैं, किसी फॉरेन कंट्री के लिए आप आर्टिकल भेजते हैं। अब आर्टिकल जो आप कैसे भेजते हैं? इंश्योरेंस के माध्यम से उसकी इंश्योरेंस करके भेजते हैं, या फिर सिंपली हम बात कर लेते हैं कि रजिस्टर्ड आर्टिकल आप भेजते हैं। लेकिन जिस कंट्री के लिए आपने रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजा है उस देश के लिए ये जो सर्विस है वो सस्पेंड हो जाती है, निलंबित हो जाती है। मतलब आपने आर्टिकल भेज दिया, अब ये तो नहीं है कि आप भारत के बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, आपने आर्टिकल भेजा और भेजते ही वो बॉर्डर के बाहर चला गया। आर्टिकल आपने भेजा, उसको टाइम लगेगा बॉर्डर पर पहुंचते पहुंचते। तो जब आर्टिकल आपने भेजा उस समय से लेकर बॉर्डर के बीच तक उसको समय लगेगा। उस समय के बीच अगर आपकी जो आर्टिकल की सर्विस है, यानी कि रजिस्टर्ड सर्विस जिस देश के लिए आपने आर्टिकल भेजा है उस देश के लिए सस्पेंड हो जाती है, निलंबित हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपका आर्टिकल अब उस देश के लिए जाने से जाएगा नहीं, वापस आपको आएगा। तो आपके चार्जेस क्या हो जाएंगे? यहाँ पे खराब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको चार्जेस रिफंड किए जाते हैं। कौन कौन से चार्जेस आपको रिफंड किए जाते हैं? पोस्टेज चार्जेस, स्पेशल चार्जेस और एयर सरचार्जेस। तो ये सभी चार्जेस रिफंड किए जाते हैं। 32 की डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Which of the following postal articles are letter post? निम्नलिखित डाक लेखों में कौन से पत्र पोस्ट हैं? तो ये भी मैंने आपको 2-3 बार बता दिया कि पत्र डाक में क्या क्या आ जाता है। इसमें आपके लेटर आ जाएंगे, पोस्ट कार्ड आ जाएंगे, इनलैंड लेटर कार्ड नहीं आएंगे क्योंकि फॉरेन पोस्ट में इनका यूज़ नहीं होता है। लेटर, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम, प्रिंटेड पेपर, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, स्मॉल पैकेट, ये सभी किस्में आ जाते हैं। न्यूज़पेपर भी लेटर पोस्ट टर्म में आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास?
डी आ जाएगा। If anyone uses envelope with a transparent panel, then panel must be bordered by color or बैंड और फ्रेम। यदि कोई पारदर्शी पैनल वाले लिफाफे का उपयोग करता है तो पैनल को रंगीन बैंड या फ्रेम से बॉर्डर किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब जो हमारे पास एनवल्प होते हैं, ऐसे एनवल्प जिनमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट पैनल होता है। ट्रांसपेरेंट पैनल क्या चीज़ होती है, बहुत बार एग्जांपल देके समझा चुका हूँ। अगर पोस्ट ऑफिस में आपने एटीएम कार्ड की डिलीवरी की होगी तो उसमें आपने देखा होगा एड्रेस आर्टिकल के एनवल्प के ऊपर नहीं लिखा होता, वो बीच में ही होता है, आपको एनवल्प के माध्यम से केवल दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट पैनल। इस तरह से वो खिड़की सी होती है जिसके आर पार आप देख सकते हैं। अब जब भी आप ट्रांसपेरेंट पैनल वाले एनवल्प का फॉरेन पोस्ट में आर्टिकल भेजने के लिए यूज़ करेंगे तो इसका बॉर्डर, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट पैनल की ये जो बॉर्डर है, ये कलर बैंड या फ्रेम यूज़ करके आपने नहीं बनानी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा। इसके लिए डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ना, ऊपर से कितना डिस्टेंस छोड़ना है, यहाँ से कितना है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, कैसे होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। यूपीयू मेंबर कंट्रीज आर, यूपीयू सदस्य देश हैं, तो 35 की करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? सी आ जाएगी। सिंगल पोस्टल टेरिटरी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में ठीक है, जितने भी सदस्य देश हैं उनको एकल डाक क्षेत्र के रूप में माना जाता है। द टेरिटरीज ऑफ मेंबर कंट्रीज इन यूपीयू आर रिगार्डेड एज सिंगल पोस्टल टेरिटरी, यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी के क्षेत्र को एकल डाक क्षेत्र माना जाता है। क्यों माना जाता है? फॉर द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लेटर पोस्ट आइटम्स। तो जो लेटर पोस्ट आइटम्स हैं उनके पारस्परिक आदान प्रदान के लिए इनको क्या किया जाता है? सिंगल पोस्टल टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाता है। फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, विदेशी डाक लेखों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा। हमने 2-3 बार ये क्वेश्चन कर लिया। विदेशी डाक में जो लेटर्स हैं या आप कह सकते हैं पोस्टल आर्टिकल्स हैं, 2 श्रेणियों में लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट में विभाजित किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इन यूपीयू एक्सचेंज ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स इज गवर्नड बाय द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में बीमित वस्तुओं का आदान प्रदान किसके द्वारा शासित किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या आएगा? जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि आपने ध्यान रखना कि जैसे इंश्योर्ड आर्टिकल है, सीओडी आर्टिकल है, फिर आपके रजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं, लेटर पोस्ट आर्टिकल्स हैं, पार्सल पोस्ट है, इनको एक्सचेंज करने के लिए क्या है आपके पास? कुछ एग्रीमेंट्स हैं, कुछ कन्वेंशन है। तो किस कन्वेंशन या किस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, इंश्योर्ड आर्टिकल्स को शासित किया जाता है या इंश्योर्ड आर्टिकल्स के आदान प्रदान को शासित किया जाता है? बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन के तहत इनको क्या किया जाता है? गवर्न किया जाता है। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में, यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सदस्य देशों के बीच जो बीमित वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन, यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल का जो कन्वेंशन है उसके द्वारा शासित किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सरफेस पोस्टेज रेट फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ आर्टिकल इन लेटर पोस्टेज, पत्र पोस्ट में या पत्र डाक में लेखों के एक विशेष वर्ग के लिए भूतल डाक दर कैसी रहेगी? करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? सी आ जाएगा। सेम फॉर ऑल डेस्टिनेशन, सभी गंतव्यों के लिए समान रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सी हो जाएगा। तो लेटर पोस्ट में जो लेखों के एक विशेष वर्ग के लिए भूतल डाक दर, अभी हमने क्वेश्चन कर लिया है इसके बारे में, वो क्या रहती है? एक समान रहती है। सतह मार्ग से भेजने पर एक समान चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। If an article is posted during stay of a ship in an Indian port, then they should wear which postage stamps?
यदि लेख जो है भारतीय बंदरगाह पर ठहरे हुए जहाज में पोस्ट किया जाता है तो उस पर कौन से डाक टिकट लगे होने चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा, भारतीय डाक टिकट उसके ऊपर लगे होने चाहिए। तो एक इसमें आ जाता है कि अगर आप क्या करते हैं, समुद्री जहाज़ों में आर्टिकल्स को पोस्ट करते हैं, अगर समुद्री जहाज़ किसी भारतीय बंदरगाह पर ठहरा हुआ है तो उस समय आप उस आर्टिकल के ऊपर जो डाक टिकट लगाएंगे वो भारतीय डाक टिकट होने चाहिए। अगर समुद्र में वो जहाज़ जा रहा है तो समुद्र के माध्यम से अगर आप क्या करते हैं, समुद्र में आर्टिकल को पोस्ट करते हैं, क्या बाहर नहीं करेंगे? अगर समुद्री जहाज में कोई पोस्ट ऑफिस उपलब्ध करवाया गया है तो उस पोस्ट ऑफिस में आर्टिकल को अगर आपने पोस्ट करना है, वो हाई सी में चला गया है, तो ऐसी स्थिति में वो जहाज जिस देश से संबंधित है उस देश के डाक टिकट उसके ऊपर होने चाहिए। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, while addressing a foreign article then how to write the town and name of country। किसी विदेशी देश को भेजने के लिए जब किसी लेख के ऊपर आप आर्टिकल के ऊपर एड्रेस लिखेंगे तो एड्रेस के लिए जो टाउन लिखा जाएगा और देश का नाम लिखा जाएगा वो ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो पीए की तैयारी करने वालों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनलैंड पोस्ट में आर्टिकल्स के ऊपर जो एड्रेस लिखा जाता है उसको लिखने का तरीका, उसकी सीक्वेंस क्या रहेगी, फिर कौन सी चीज़ों को अंडरलाइन किया जाता है, अगर पिन कोड सही से लिखा है, किन चीज़ों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीए की तैयारी करने वालों को फॉरेन पोस्ट में किस तरह से आर्टिकल्स के ऊपर एड्रेस लिखना है, कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है, सीक्वेंस क्या रहेगी, और जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कौन सी चीज़ आपने ब्लॉक लेटर्स या बड़े अक्षरों में लिखनी है, तो टाउन और देश का जो नाम है वो बड़े अक्षरों में लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा। The term foreign post applies to which of the following postal articles? विदेशी डाक शब्द निम्नलिखित में से किन डाक वस्तुओं पर लागू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? डेफिनेशन है which do not come within the definition of inland post। ऐसी सेवाएं या ऐसे पोस्टल आर्टिकल जो अंतर्देशीय डाक की परिभाषा में नहीं आते हैं वो किस में आ जाएंगे? फॉरेन पोस्ट की परिभाषा में या फॉरेन पोस्ट शब्द में शामिल होंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एक्सचेंज ऑफ मनी ऑर्डर्स, पोस्टल ऑर्डर्स एंड कैश ऑन डिलीवरी आइटम्स आर गवर्नड बाय बीच ऑफ द फॉलोइंग। मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर और कैश ऑन डिलीवरी आइटम का आदान प्रदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। बाई स्पेशल बाइलेटरल एग्रीमेंट्स, विशेष द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से किया जाता है। 42 की आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपके पास आ गई है ना, जैसे हमने अभी क्या यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन के माध्यम से या APPU के प्रासंगिक समझौते के द्वारा अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी डाक वस्तु है, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर या कैश ऑन डिलीवरी आइटम, इस तरह की डाक वस्तुओं को कौन शासित करता है? यानी कि जो आपके पास क्या है विशेष द्विपक्षीय समझौते हैं उनके द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा जो इंश्योर्ड आर्टिकल हैं वो हमने कर लिया, यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन के माध्यम से एक्सचेंज किए जाते हैं, और जो पार्सल है वो कैसे किए जाते हैं? UPU पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट में। फिर आगे वो क्वेश्चन आएगा कि पार्सल का आदान प्रदान किसके माध्यम से शासित किया जाता है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट के माध्यम से शासित किया जाता है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द लेटर पोस्ट टर्म इन फॉरेन पोस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी डाक में लेटर पोस्ट शब्द के अंतर्गत आता है? तो जैसे हमने कर लिया है, लेटर आ जाता है, पोस्ट कार्ड आ जाता है, प्रिंटेड पेपर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, स्मॉल पैकेट या फिर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, ये सभी फॉरेन पोस्ट में लेटर पोस्ट टर्म के ऊपर अप्लाई होते हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। While addressing of foreign article, which of the following is not compulsory? विदेशी वस्तु को संबोधित करते समय निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। देश का नाम, प्रांत का नाम और डिलीवरी जोन नंबर ये सभी लिखने अनिवार्य हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर है क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो अनिवार्य नहीं है, इनके सभी क्या आ जाएंगे? कंपल्सरी आ जाएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी।
The territories of the member countries in the Universal Postal Union are regarded as a single postal territory for the Universal Postal Union में सदस्य देशों के क्षेत्रों को किसके आदान प्रदान के लिए एकल डाक क्षेत्र के रूप में माना जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फॉर द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लेटर पोस्ट आइटम्स ओनली, केवल पत्र डाक वस्तुओं के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए। क्या तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों के क्षेत्र को या टेरिटरीज को क्या माना जाता है? सिंगल पोस्टल टेरिटरी, एकल डाक क्षेत्र माना जाता है। लेकिन क्यों माना जाता है? फॉर द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लेटर पोस्ट आइटम्स, पत्र डाक वस्तुओं के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए माना जाता है। Which freedom is granted throughout the territory of the Universal Postal Union? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के पूरे क्षेत्र में किस स्वतंत्रता की गारंटी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? ये आ जाएगा फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट, पारगमन की स्वतंत्रता की गारंटी है। तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। The exchange of insured articles is governed by which of the following within the member countries of the Universal Postal Union? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सदस्य देशों के भीतर बीमाकृत वस्तुओं का आदान प्रदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये हमने कर लिया, अभी मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। विद द यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन, सार्वभौमिक डाक सम्मेलन के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। तो ये आपको ही याद करने हैं, समझेंगे आप थ्योरी को, थ्योरी वाले लेक्चर्स अच्छे से देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही आपने याद करने हैं तो याद करना ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। तो घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, आप फंस जाएंगे। आपने थ्योरी अच्छे से की होगी, आपको कोई नहीं फंसा पाएगा। आपने थ्योरी वाले लेक्चर्स देखे होंगे, जैसे मर्जी जितना मर्जी घुमा के क्वेश्चन पूछा होगा आप आराम से उसका आंसर बता पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे बी आ जाएगा। सार्वभौमिक डाक सम्मेलन के माध्यम से इसको नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्सचेंज ऑफ मनी ऑर्डर्स, पोस्टल ऑर्डर्स एंड कैश ऑन डिलीवरी आइटम्स आर गवर्न्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विद इन द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन मेंबर कंट्रीज? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सदस्य देशों में मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर और कैश ऑन डिलीवरी जो आइटम होते हैं उनका आदान प्रदान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया विद स्पेशल बायलैटरल एग्रीमेंट्स, विशेष द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? सी आ जाएगा। When was the Universal Postal Union was established? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? ये आ जाएगा 9 अक्टूबर 1874 को हुई थी। बिल्कुल अच्छे से ये फुल डेट आपने याद रखनी है। इस दिन कोई पोस्ट डे भी मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। कब? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which union had the purpose to extend, facilitate and improve the postal relations between the member countries in the Asian Pacific region and promote cooperation among them in the field of the postal services? किस संघ का उद्देश्य एशियाई प्रशांत क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच डाक संबंधों को सुविधाजनक बनाना और सुधारना और डाक सेवाओं के क्षेत्र में उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देना था? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का क्या उद्देश्य था कि जितने भी एशियाई प्रशांत क्षेत्र में सदस्य देश हैं उनके बीच डाक संबंधों को और अधिक सुविधाजनक बनाया जाए, डाक सेवाओं के क्षेत्र में और सुधार लाए जाएं और उनके बीच में आपसी जो सहयोग है उसको बढ़ावा दिया जाए। अब देखो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एक अलग चीज़ है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन एक अलग चीज़ है। तो क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड यूनियंस बनाई जाती हैं। कुछ देश क्या करते हैं? आपस में मिलके रिस्ट्रिक्टेड यूनियन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि वो आपस में जो डाक वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं उनको और भी आसान बना सकें, डाक संबंधों को और अधिक सुधार सकें, तो रिस्ट्रिक्टेड यूनियंस बनाते हैं। तो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन भी एक उसी तरह की यूनियन है। बहुत ज़्यादा इसमें देश शामिल नहीं है, वो थोड़े से देश शामिल हैं। क्यों इससे ऐसा किया गया? ताकि आपस में जब डाक वस्तुओं का आदान
प्रदान करें तो और आसानी से उनको कर सकें, डाक संबंधों को सुविधाजनक बना सकें, फिर डाक सेवाओं के क्षेत्र में सुधार ला सकें और आपसी सहयोग जो है डाक को आदान प्रदान करने का उसको भी बढ़ावा दे सकें। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Exchange of items other than letter post items with the Asian Pacific Postal Union countries is governed by which agreement of the Universal Postal Union? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन देशों के साथ पत्र पोस्ट वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के किस समझौते द्वारा नियंत्रित होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा विद द रेलेवेंट एग्रीमेंट, प्रासंगिक समझौते के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन आ चुका है। When was the headquarter of the Asian Pacific Postal Union was moved from Manila, Philippines to Bangkok, Thailand? अब जब एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की 1961 में स्थापना हुई तो क्या हुआ, इसका जो हेडक्वार्टर था वो था मनीला, फिलीपींस, लेकिन बाद में वर्ष 2002 में क्या किया गया, इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस से बैंकॉक, थाईलैंड को मूव कर दिया गया। इनके वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर फिर शिफ्ट हो गया। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एरोग्राम्स आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? एरोग्राम निम्नलिखित में से किसमें शामिल हैं? 53 की करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? लेटर पोस्ट टर्म में एरोग्राम भी शामिल होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। Which of the following charges vary according to the destination in foreign post? निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क विदेशी डाक में गंतव्य के अनुसार भिन्न होता है? इसका करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा एयर सरचार्जेस और जो कंबाइंड एयर मेल चार्जेस होते हैं। तो जैसे हमने किया कि आप सतह डाक के माध्यम से आर्टिकल्स को भेजते हैं तो जो एयर आपसे चार्जेस लिए जाएंगे, ठीक है, सतह मार्ग से किसी भी डाक वस्तु को भेजने के लिए आपसे जो चार्जेस लिए जाएंगे सभी देशों के लिए एक समान रहेंगे। उसी तरह से रजिस्ट्रेशन की सर्विस है, इंश्योरेंस की सर्विस है, लेट फीस है या सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग है जो बंद हो चुका है लेकिन फिर भी याद रख लेना। तो ये सारी सर्विसेज है, एडवाइस ऑफ डिलीवरी, ये सारी सर्विसेज है। इनके लिए जो चार्जेस आपसे लिए जाते हैं वो भी समान रहते हैं। यानी कि किसी भी देश के लिए आर्टिकल आप भेज रहे हैं तो उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे वो दूसरे देश के लिए भी समान रहेंगे, तीसरे देश के लिए भी समान रहेंगे। लेकिन एयर सरचार्जेस और कंबाइंड एयरमेल चार्जेस कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। 54 की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। The weight steps used for determining the surface postage rate are different from the weight steps used for determining the air surcharges. सतही डाक दर निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वजन चरण हवाई अधिभार निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वजन चरणों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। अब ये वजन चरण क्या चीज़ हो जाएगी, वेट स्टेप क्या चीज़ हो जाएगी? जैसे कि हम इंलैंड पोस्ट में भी करते हैं कि आप आर्टिकल भेजते हैं तो पहले 20 ग्राम पर इतने चार्जेस लगेंगे, अगले 20 ग्राम पर इतने लगेंगे, अगले 50 ग्राम पर इतने चार्जेस लगेंगे। तो ये होता है वेट स्टेप। वेट स्टेप के अकॉर्डिंग आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। फॉरेन पोस्ट में भी ऐसा ही होता है। फॉरेन पोस्ट में क्या होता है, वेट स्टेप बनाए जाते हैं कि अगर क्या हो जाएगा 0 से 500 ग्राम तक कोई आर्टिकल है तो उसके लिए कितने चार्जेस लगेंगे। अब जो वेट स्टेप बनाए जाते हैं सरफेस पोस्टेज रेट के लिए वो डिफरेंट होते हैं। किससे डिफरेंट होते हैं? एयर सरचार्जेस निर्धारित करने के लिए बनाए गए वेट स्टेप्स के, यानी कि दोनों अलग अलग रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? यहाँ पे 55 का ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट आर द डायमेंशंस फॉर लाइट ग्रीन लेवल यूज्ड इन केस ऑफ अर्जेंट मेडिसिन्स? अति आवश्यक दवाइयों के मामले में उपयोग किए जाने वाले हल्के हरे लेवल के आयाम जो है वो क्या हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 56 का सी आ जाएगा, 62/44 मिलीमीटर। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन किया था कि जब भी आप क्या करेंगे, कोई भी अति आवश्यक दवाई वाला आर्टिकल भेजेंगे, इनके ऐसा आर्टिकल जिसमें कोई भी अर्जेंट मेडिसिन है, उसके ऊपर एड्रेस साइड में क्या होगा, एक लाइट ग्रीन क्या हो जाएगा, हल्के हरे रंग का लेवल होगा। उसके ऊपर मेडिसमेंट अर्जेंट लिखा होगा और साथ में एक सिंबल बना होगा। ठीक है, इस तरह से सिंबल बना होता है सांप की तरह,
ठीक है, और यहाँ पे लेटर्स लिखे होते हैं मेडिसमेंट अर्जेंट। अब ये जो सिंबल होता है और ये जो मेडिसमेंट अर्जेंट लेटर लिखे होते हैं ब्लैक कलर में होते हैं। सिंबल हमने कर लिया, इसका बैकग्राउंड लाइट ग्रीन कलर का रहेगा, लेकिन ये जो आपका सिंबल रहेगा, कि ये जो सिंबल रहेगा इसके आयाम क्या रहेंगे, या ये जो लाइट ग्रीन लेबल रहेगा इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास 62/44 मिलीमीटर। Find the sequence in which the address on the foreign postal articles should be written। वह क्रम ज्ञात कीजिए जिसमें विदेशी डाक लेखों पर पता लिखा जाना चाहिए। 57 की करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगी, आपने पढ़ लेना है, इसके अनुसार पता लिखना है क्या, तो वो आपने थ्योरी से कर लेना है। आगे चलते हैं। वेयर शुड द इंडिकेशन इज टू बी गिवन इन केस ऑफ आर्टिकल्स सेंट एट रिड्यूस्ड रेट्स लाइक प्रिंटेड पेपर्स, न्यूज़पेपर और स्मॉल पैकेट। मुद्रित कागज, समाचार पत्र, स्मॉल पैकेट जैसी कम दरों पर भेजी जाने वाली वस्तुओं के मामले में संकेत कहाँ पर दिया जाना चाहिए। अब क्यों संकेत दिया जाना चाहिए, तो इंग्लैंड पोस्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि क्या होता है, ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर चार्जेस में आपको छूट मिलती है, या ऐसे आर्टिकल जिनमें चार्जेस तो आपसे लिए जाते हैं लेकिन रिड्यूस्ड चार्जेस लिए जाते हैं, यानी कि नॉर्मल पोस्टेज चार्जेस से कम चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। तो उन डाक वस्तुओं की श्रेणी आप क्या करते थे, आर्टिकल में जिस साइड एड्रेस लिखते थे उसके शीर्ष के ऊपर लिखते थे। फॉरेन पोस्ट में भी सेम चीज़ यही है। प्रिंटेड पेपर में, न्यूज़पेपर में, स्मॉल पैकेट में, ये क्या चीज़ें हैं, कम दरों पर भेजी जाने वाली वस्तुएं हैं, यानी कि इनमें आपको चार्जेस में छूट दी जाती है। छूट दी जाती है तो आपने आर्टिकल के ऊपर उस आर्टिकल की श्रेणी लिखनी है ताकि ये पता चल सके कि क्यों इसको रिड्यूस्ड रेट के ऊपर भेजा गया है। तो 58 की करेक्ट ऑप्शन डी आ जाएगी, ऑन द टॉप ऑफ द एड्रेस साइड। पता पक्ष के शीर्ष कोने पर आपने इस चीज़ को मेंशन करना होता है कि ये प्रिंटेड पेपर है, समाचार पत्र है, इसलिए इसको रिड्यूस्ड चार्जेस के ऊपर भेजा जा रहा है। Which space is reserved for affixing postage stamps और cancellation impressions? डाक टिकट लगाने या रद्दीकरण छाप लगाने के लिए कौन सा स्थान आरक्षित होता है। 59 की करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, सी आ जाएगी। 40 मिलीमीटर इन अ डेप्थ from upper edge and 74 millimeter in width from the right hand edge is reserved for affixing postage stamps और cancellation impressions। याद रखना है, important point है। Postage charges may be prepaid in cash at certain important post offices, specially authorized for this purpose, when sender desires to post office a large number of unregistered packets. A minimum of packets in big cities and in small towns will have to be posted at the time for availing the facility. तो जब प्रेषक बड़ी संख्या में अपंजीकृत पैकेट पोस्ट करना चाहता है तो इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से अधिकृत कुछ महत्वपूर्ण डाकघरों में डाक शुल्क नकद में प्रीपेड किया जा सकता है। अब इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए बड़े शहरों में कम से कम कितने पैकेट पोस्ट करने होंगे, 500, तो और छोटे शहरों में कम से कम 250 पैकेट उसको पोस्ट करने होंगे। इंग्लैंड पोस्ट में भी ये चीज़ आती है, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is true? इनमें से कौन सा सही है। In foreign post, prepayment of postage in cash is also available permitted for posting of registered newspapers। विदेशी डाक में पंजीकृत समाचार पत्रों को पोस्ट करने के लिए नकद में डाक शुल्क का पूरा भुगतान करने की भी अनुमति है। यानी कि फॉरेन पोस्ट में अगर आप न्यूज़पेपर भेजना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर भेजने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश वाली फैसिलिटी उपलब्ध करवा सकते हैं, यानी कि ये फैसिलिटी आपको मिल सकती है। A separate license should be obtained for posting a registered newspaper under this system to foreign countries irrespective of whether the sender possesses a license for prepayment in cash for posting inside the country। अब इंग्लैंड पोस्ट में क्या होता है, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश में अगर न्यूज़पेपर पोस्ट करने हैं तो उसके लिए एक लाइसेंस चाहिए होता है।
लेकिन अगर आप फॉरेन पोस्ट में भी इस सर्विस के तहत रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स को पोस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक सेपरेट लाइसेंस चाहिए होगा। इनलैंड पोस्ट में जो लाइसेंस होगा आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। फॉरेन पोस्ट में रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स को प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश फैसिलिटी के अंदर पोस्ट करने के लिए सेपरेट लाइसेंस, अलग लाइसेंस आपको चाहिए होगा। दोनों ही ऑप्शंस आपके पास क्या आ जाएंगी, करेक्ट आ जाएंगी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दी वर्ड्स पोस्टेज पेड और पोर्ट पे इन केस ऑफ न्यूज़पेपर्स शुड बी एनक्लोज्ड बाई अ थिक बॉर्डर विद इन एन एरिया नॉट लेस देन। अब जब भी आप प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश फैसिलिटी के अंदर न्यूज़पेपर्स को पोस्ट करेंगे तो क्या होगा, उनके ऊपर इस तरह से आपने एक थिक बॉर्डर बनाना है। थिक बॉर्डर के अंदर लिखा होना चाहिए पोस्टेज पेड पोर्ट पे, और ये जो थिक बॉर्डर है इसका एरिया कम से कम कितना होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। 300 स्क्वायर मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। आर्टिकल्स डिलीवरी इन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन एंड पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ अनडिलीवर्ड आर्टिकल्स इज गवर्नड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि गंतव्य देश में वस्तुओं की या डाक वस्तुओं का वितरण और वितरण ना की गई वस्तुओं के रोके जाने की जो अवधि है किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा गंतव्य देश के कानूनों या विनियमों के साथ इसको, ठीक है, उसके अनुसार ही इसको नियंत्रित किया जाता है। अब मान लीजिए क्या हो जाता है, मैंने एक फॉरेन कंट्री के लिए एक आर्टिकल भेजा उस देश में, मेरे उस आर्टिकल को अगर वो वितरित नहीं हो पाता है तो कितने समय के लिए रोक कर रखा जाएगा, या फिर उसको वितरण करने का ढंग क्या रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस देश के लिए जिसके लिए मैंने आर्टिकल भेजा है, उस देश के कानून और विनियमों के साथ इस चीज़ को नियंत्रित किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विद विच कंट्री पार्सल एक्सचेंज इज नॉट अंडर बायलैटरल अरेंजमेंट्स। किस देश के साथ पार्सल विनियम द्विपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। इसमें आपने कुछ देश याद रखने हैं, और वो देश कौन कौन से हैं, एक बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, नेपाल, यूएसए, साउथ अफ्रीका। इन सभी के साथ जो पार्सल का एक्सचेंज किया जाता है बायलैटरल अरेंजमेंट्स के तहत किया जाता है, श्रीलंका के साथ नहीं किया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्वेश्चन आपके पास, सेक्शन 2 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 2 का सेक्शन 2 किस चीज़ से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या आएगा, जर्नल रेगुलेशंस एप्लीकेबल ऑन लेटर पोस्ट, लेटर पोस्ट पर लागू सामान्य नियम। सेक्शन 1 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 का सेक्शन नंबर 1 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, डी आ जाएगा, सामान्य से जुड़ा हुआ है, इसको आपने सही कर लेना। ठीक है, किससे आ जाएगा, जर्नल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, एज पर पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ बेसिक इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडिया पोस्ट। डाकघर गाइड भाग 2 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारतीय डाक द्वारा प्रदान की जाने वाली बुनियादी अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं की श्रेणी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, भी आ जाएगा, बुक पैकेट नहीं है, क्योंकि बुक पैकेट के जो समरूप या कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरी है वो फॉरेन पोस्ट में प्रिंटेड पेपर है। फॉरेन पोस्ट में बुक पैकेट नहीं होते हैं, फॉरेन पोस्ट में प्रिंटेड पेपर सर्विस होती है। क्वेश्चन आपके पास, When was the Asian Pacific Postal Union was started? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई थी। इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 1 अप्रैल 1962। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझना, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्थापना 1961 में हुई, लेकिन शुरुआत जो है वो 1962 में हुई। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। Which of the following charges are vary according to the destination? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शुल्क है जो गंतव्य के अनुसार भिन्न होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। हवाई अधिभार और संयुक्त हवाई अधिभार शुल्क ये गंतव्य के अनुसार अलग अलग होते हैं। सरफेस पोस्टेज रेट, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, ये सभी गंतव्य देशों के लिए एक समान रहते हैं। आइटम्स कंटेनिंग अर्जेंट मेडिसिन shall be furnished on the address side with which colored label?
अति आवश्यक दवाइयों वाली वस्तुओं को पते की ओर किस रंग के लेबल के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी आएगा, हल्के हरे लेबल के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, it is recommended that the word should be indicated on the address side of letters which by reasons of their size or makeup are likely to be mistaken for other articles। तो ये अनुशंसा की जाती है कि कौन से शब्द को पत्रों के पता पक्ष पर इंगित किया जाना चाहिए जो कि उनके आकार या बनावट के कारण गलती से अन्य लेख समझ लिए जाने की संभावना हो। अब मान लीजिए एक आपके पास लेटर है, लेकिन लेटर थोड़ा बड़ा है जिसके आकार के कारण उसे और कैटेगरी का आर्टिकल समझा जा सकता है, उसे स्मॉल पैकेट समझा जा सकता है या उसे कुछ और समझा जा सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है, उस आर्टिकल या उस लेटर के ऊपर पता पक्ष की ओर आपने लेटर वर्ड लिख देना है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी आपके पास? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो आज की वीडियो में बस हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर तक 15 जो है वो वहाँ तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। अगर ये क्वेश्चंस आप अच्छे से करेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस हैं, हर एक लाइन को कवर करके ये क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। आपको इन क्वेश्चंस के बने बनाए नोट्स चाहिए तो मैंने जैसे वीडियो के शुरुआत में भी बोला था, क्वेश्चन ओशन बुक आप ले सकते हैं, इसमें ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा GDS to MTS बुक मिल जाएगी, पोस्टमैन मेल गार्ड की बुक मिल जाएगी, 2-2 सालों के क्वेश्चन पेपर फुली सोल्ड में सोल्यूशन भी रहेगा, हिंदी इंग्लिश में वो क्वेश्चन पेपर रहेंगे, मिल जाएंगे। PASA सिलेबस की बुक मिल जाएगी, PASA के 2023 के फुली सोल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना है, थ्योरी को अच्छे से समझना है, अच्छे से आपने अपने डिपार्टमेंट को समझना है, क्लासेस आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको क्या मिल जाएंगे, थ्योरी वाले लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं आपको बड़े ही आसान लगेंगे, आपको हर क्वेश्चन समझ आएगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको पता चलेगा कि थ्योरी के कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर के आपको वीडियो लेक्चर्स करवाएंगे, वहाँ पर भी समझाया जाता है। तो अगर आपने क्वेश्चन पेपर किए होंगे तो आपने देखा होगा जो थ्योरी में पढ़ा है वो आपने अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन पेपर्स करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।